प्रिय विद्यार्थियों, मैं विष्णु गोपाल, मदर एथेना स्कूल बदायूं। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक व्याकरण से पाठ 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, इस पाठ को समझाने जा रहे हैं। पाठ को समझें, देखें। इसमें 4 चीज़ों को बताया गया है। भाषा जैसे लिखा हुआ है इसमें, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, ये 4 चीज़ें हैं जिनको आज हमें समझना है। सबसे पहले हम भाषा को समझते हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है। तो भाषा किसे कहते हैं और भाषा क्या है, इसको जानने का प्रयास कीजिए। आपकी पुस्तक में जो बॉक्स के अंदर लिखी हुई एक परिभाषा है, उसको देखिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। ये परिभाषा है जो शायद अभी आपको समझ में नहीं आई होगी। अब हम आपको इसको ठीक से समझाने का प्रयास करते। समझिए कि वह भाषा वह माध्यम माने साधन है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। और ये एक बात हो गई, किसी के भावों को और विचारों को प्रकट किया जाता है जिस साधन के द्वारा, यानी जिस माध्यम से, और उसी साधन या माध्यम से दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है, अर्थात समझा जाता है। अब हम इसको सरल भाषा में, सरल तरीके से इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। ये ऐसे भी समझा जा सकता है जब हम कहें किसी के भाव और विचार, अर्थात विचारों का आदान और प्रदान, एक दूसरे के परस्पर विचारों को समझना और उनके दूसरों के विचारों को समझाना, अपने विचारों को समझाना, दूसरे के विचारों को समझना ही भाषा कहलाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत सरल शब्दों में आप इसको कह सकते हैं, यानी विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। बहुत सरल, एक लाइन में अगर कहें तो हम कहेंगे विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। अब भाषा के 2 रूप हैं, लिखा है भाषा के रूप। तो भाषा के 2 रूप हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा में देखें, भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है। केवल आप ये सीख चुके हैं भाषाओं का आदान प्रदान भाषा है। अब मौखिक भाषा के अंतर्गत बताने का एक प्रयास ये किया गया है, आगे शब्द बढ़े हैं, बोलकर और सुनकर। अब बोलते हम कैसे, मुख से, यानी मुंह से बोलकर हम अपनी बात को दूसरों को बता सकें और दूसरों की बात उन्हीं के मुख द्वारा सुन सकें, समझ सकें। ये मौखिक भाषा का रूप है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर, पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। आपको समझ में आया होगा अंतर दोनों में क्या है। मौखिक भाषा मुख से बोली जाने वाली, लिखित भाषा लिखकर प्रकट करने वाले। यानी हम अपने विचारों को 2 तरह से प्रकट कर सकते हैं, मुंह से बोलकर प्रकट कर सकते हैं और लिखकर प्रकट कर सकते हैं। जब हम बोलते हैं आदमी भूल जाता है, याद नहीं रहता। यदि हम आपसे इस समय आपको मौखिक रूप से बता रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं मौखिक रूप से, आप भूल जाएं, आपको याद ना रहे, तो फिर हम लिख कर के देंगे। और जो लिखित होता है वो हमेशा प्रत्यक्ष के रूप में हमेशा साक्षी रहता है, हमारे समक्ष रहता है, सामने रहता है। तो वो लिखित में हम उसको अनेक बार पढ़ सकते हैं, अनेक बार देख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रूफ हो जाता है हमारे पास, है ना, प्रमाण हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। आइए बच्चों, जिस प्रकार से आपने अभी भाषा और भाषा के रूपों को समझा, ठीक उसी प्रकार से भाषा के बाद
आप देखिए नीचे लिखी हुई है बोली। ये बोली आपकी पुस्तक में जो लिखी है, समझे कि बोली क्या है और भाषा क्या। भाषा और बोली में क्या अंतर है? क्या बोली ही भाषा है? जो कहते हैं तुम्हारी बोली कैसी है या भाषा कैसी है, इसमें अंतर क्या कुछ है, इसको जानने का प्रयास करें। देखिए लिखा हुआ है सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र, जबकि भाषा को पूरे भारतवर्ष के अंदर, समस्त पूरे भारत के अंदर बोली जाने वाली भाषा होती है हिंदी भाषा, है ना। तो अब सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अर्थात बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होती है और बोलियों का लिखित रूप नहीं होता। उन्हें सरकारी कामकाज में भी मान्यता प्राप्त नहीं होती। भारत में ऐसे कई प्रांत हैं जहाँ विभिन्न प्रांतों में, है ना, विभिन्न राज्यों में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर ये बोलियाँ बदल जाती हैं, जैसे भोजपुरी, है ना, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ये बोलियां अलग अलग स्थानों पर जाकर के सीमित क्षेत्र में चेंज हो जाती है, तो इन्हें हम कहते हैं बोली। आगे देखिए लिखी हुई है लिपि। ये लिपि है बोली के बाद, इसको हम क्या कहते हैं? पर लिपि भाषा की ध्वनियों को जिन साधनों यानी चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनि, ध्वनि माने आवाज़, जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है बच्चों। लिपि माने भाषा को, वही चिन्ह जो बताया गया है, चिन्हों के द्वारा भाषा को अच्छे से लिखा समझा जा सकता है। चिन्ह क्या होते हैं? हमारी हिंदी भाषा के लिपि के चिन्ह कौन से हैं, ये पहले समझ लें। चिन्ह माने मात्राएं, अ आ इ ई उ ऊ वाली जो मात्राएं आप पढ़ते हैं, उन मात्राओं का भली भांति परिचय होना, उनकी पहचान होना, उनसे ही हम अपनी भाषा को समुन्नत और शुद्ध तथा स्पष्ट रूप से लिखने का अभ्यास करते हैं और हम उस भाषा को अपनी समृद्धशाली भाषा बना लेते हैं। उसकी लिपि के बिना हमारी भाषा शुद्ध भाषा नहीं होती है। लिपि हमारी कौन सी है? अर्थात देखिए नीचे लिखा हुआ भाषा को लिखने का ढंग, तरीका लिपि है। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। जितनी भी भाषाएं हैं हमारे संसार में, विश्व के अंदर, दुनिया में, वो जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। लिपि को भाषा का प्राण कहते हैं। जब तक किसी भाषा की लिपि नहीं है, वो भाषा पूर्ण रूप से सशक्त भाषा, समृद्ध भाषा, सुस्पष्ट भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं करती है। तो जो ये लिपि है, भाषा यानी हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा, उसकी लिपि देवनागरी है। और देवनागरी लिपि कई भाषाओं की लिपि है। हिंदी, गुजराती, संस्कृत और मराठी, यानी मराठी भाषा की, संस्कृत की, गुजराती की और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। ये आपने समझा। इसके उपरांत प्यारे बच्चों, जैसे आपने भाषा को समझ लिया, लिपि आपकी समझ में आई, बोली भी समझ लिया आपने, अब रह जाता है व्याकरण। व्याकरण देखिए व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का हिंदी भाषा में क्या महत्व है? व्याकरण भी आप समझे, भाषा को सुंदर बनाने के लिए, भाषा को अशुद्धिपूर्ण बनाने के लिए व्याकरण का होना बहुत आवश्यक है। हम अपनी भाषा जब बोलते हैं तो हमारी भाषा में अनेक अशुद्धियाँ होती हैं और कहते हैं कि अपनी भाषा को शुद्ध कीजिए, अर्थात भाषा का ज्ञान अर्जित कीजिए। पूरी समृद्ध भाषा आपकी कैसे बनेगी, शुद्ध भाषा कैसे बनेगी? तो व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। संसार के बहुत से पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग
हिंदी भाषा बोलते हैं, मगर उनकी जो भाषा होती है वो जितना बोलते हैं बहुत कुछ उसमें अशुद्ध भी बोलते हैं, क्योंकि उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता। अब व्याकरण में आप इस पुस्तक के अंतर्गत शुरू से प्रारंभ से स्वर जो छोटे से प्रारंभ से शुरू होती बच्चों को सिखाए जाते हैं, स्वर अक्षर ज्ञान जिसे कहते हैं वर्णमाला, है ना, और मात्राएं, व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और तद्भव, तत्सम, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, अलंकार, समास, छंद, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, समानार्थी, अनेक व्याकरण के अंग हैं, ये भाग हैं। तो ये सब को मिला करके जब हम ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो हमारी भाषा, हिंदी भाषा सशक्त भाषा होती है और व्याकरण युक्त भाषा होती है और सरस भाषा होती है, सुगम भाषा होती है। और तब हमारी भाषा जा कर के हमें लगता है कि हमें भाषा का ज्ञान है, हमारी भाषा ठीक है। आइए इसकी परिभाषा को देखिए कि व्याकरण किसे कहते हैं। वह शास्त्र जिसके द्वारा, यानी वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का क्या मतलब है कि इसके व्याकरण के ज्ञान से ही हमारी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना आता है। जब भाषा का, व्याकरण का हमको ज्ञान हो जाता है, हम समझ लेते हैं, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है, तो हमें क्या होता है, इसका अध्ययन जब हम कर लेते हैं तो हम उसको शुद्ध रूप से लिख, पढ़ और बोल सकते हैं। अर्थात अब हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण ही हमको शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सिखाती है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपका इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। आइए अब इसके अभ्यास की ओर चलते हैं। अभ्यास देखिएगा। अभ्यास में, हाँ बेटा, तो अब देखिएगा आप अभ्यास की ओर लिखा हुआ है प्रश्न पहला, प्रश्न संख्या 1 आपके उसमें लिखी हुई है, आ रही है, भाषा से आप क्या समझते हैं। प्रश्न है, भाषा से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब है भाषा की परिभाषा, जो आप पीछे पाठ में पढ़ कर के आए हैं, जिसको हमने समझाया है आपको, व्याख्या जिसकी की है, भाषा किसे कहते हैं, केवल उसकी परिभाषा ही लिखनी है, वही उत्तर में लिखी हुई है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है। ये आपका प्रश्न संख्या 1 हो गया। और इसी में आपके इसमें एक दूसरा प्रश्न आ रहा है, भारत के संविधान में किन भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये प्रश्न संख्या आपकी अभ्यास में चौथा प्रश्न है, इसमें दूसरा है संख्या में, लेकिन इधर आकर के चौथा प्रश्न आप देखेंगे, लिखा हुआ है भारत के संविधान में किन किन भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, उनके नाम लिखिए। उत्तर दिए गए हैं, आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, जहाँ पर लिखा है भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान, यानी अन्य भारतीय भाषाएं। संविधान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान द्वारा। वे मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं हिंदी, असमी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा। ये आपका प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हुआ। अब देखिए, आपकी पुस्तक में होगा प्रश्न संख्या 5, मगर आपके इसमें प्रश्न संख्या 3 है। अभ्यास में जो आपके इसमें आ रहा है वीडियो में, वो तीसरा प्रश्न है, व्याकरण के अध्ययन से क्या लाभ है। व्याकरण के अध्ययन से
क्या लाभ है? इसका उत्तर इस प्रकार है। व्याकरण के अध्ययन से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। जब हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, अतः इनके ज्ञान से ही भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना आता है। अब ग्रह कार्य। ग्रह कार्य में आप देखिए भाषा के कितने रूप हैं। यद्यपि ये आपके अभ्यास में नहीं है, हमने अपनी तरफ से ये प्रश्न दिए जो आपने पाठ में पढ़े हैं। जब हमने आपको भाषा की परिभाषा बताई थी, उसके आगे भाषा के रूप हमने समझाए थे आपको कितने रूप हैं, भाषा के रूप कितने हैं। 2 रूप आपको बताए थे, हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा, उनका नाम लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 2, लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? लिपि की परिभाषा लिखेंगे और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, ये लिख देंगे। व्याकरण की परिभाषा लिखिए। अभी आपने व्याकरण की परिभाषा पढ़ी, पाठ के अंत में उस परिभाषा को लिख दीजिएगा। तो ये आपके गृह कार्य के प्रश्न हो जाएंगे। अब आगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें नीचे आपकी वीडियो में, उनको और देख लीजिए। ये प्रश्न नंबर 2 है आपका, और इसमें प्रश्न 1 है, दूसरे का दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छांटकर लिखिए। पहला है, भारत की राष्ट्रभाषा का नाम क्या है? 4 इसमें विकल्प हैं, का, खा, गा, घा। का यानी संस्कृत, खा हिंदी, ग बांग्ला और घ अंग्रेजी। इसका सही विकल्प है खा हिंदी। प्रश्न 2 आ रहा है, विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? का, खा, गा, घा में अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू, हिंदी। सही विकल्प है घ हिंदी। 3, हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? 4 विकल्प क, ख, ग, घ में से ख विकल्प सही है। 14 सितंबर 1949 को, यानी 14 सितंबर 1949। 4, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? क, ख, ग, घ। संस्कृत, हिंदी, मराठी, ये सभी। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि देवनागरी लिपि कई भाषाओं की लिपि है, संस्कृत की भी है, हिंदी की भी है, मराठी की भी है। तो इस प्रकार से ये सभी, घ वाला उत्तर इसका ठीक है, सही सब हैं, मगर तो आप घ पर अपना निशान लगाएंगे, ये सभी। फारसी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी, उर्दू, फ्रेंच, बांग्ला। खा उत्तर सही है, उर्दू। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करता है? भाषा के माध्यम से करता है। प्रश्न संख्या 2 इसमें दिया है, खंड 2, टेलीविज़न पर सुनी गई बातें भाषा का मौखिक रूप होती हैं। कौन सा रूप होती हैं? मौखिक रूप होती हैं। और तीसरा है, पिताजी को लिखा गया पत्र भाषा के लिखित रूप में होता है। जो पिताजी को पत्र लिखा गया है वो पत्र भाषा के लिखित रूप में होता है। 4, कविता पाठ भाषा का मौखिक रूप होता है। आपके इसमें मौखित लिख गया है, ता बन गया है, ये अशुद्ध है, गलत है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है इसके उत्तर में ता बन गया है, ता के स्थान पर आप का कर लेंगे। मौखिक, मौखिक कुछ होता ही नहीं है। आपने जो 2 रूप पढ़े हैं, मौखिक और लिखित, तो उसको आप मौखिक कर लें, का बना लीजिए, है ना, अंत में, तो मौखिक हो जाएगा, ये सही है। प्रत्येक भाषा का अपना, ये भी थोड़ा अशुद्ध हो गया है। प्रत्येक भाषा का अपना क्या होता है? व्याकरण होता है। व्याकरण भी लिपि की जगह, यद्यपि
प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि भी होती है, ये भी सही है, लेकिन अपना लिखा हुआ है इसलिए प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है और भाषा की लिपि होती है। अब इसको अगर की कर लेंगे, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, इस तरह से करेंगे, परंतु यहाँ पर आप लिखेंगे प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। 6 छठा वाला देखें, भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार से एक 6 छठा वाला अंतिम जो है उसको आप और देख लीजिए। 4, 5 को हम पहले ही आपको करा चुके हैं प्रश्नों में। छठा वाले में दिया निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण के आधार पर शुद्ध कीजिए। इसमें आप करेंगे मेरे को तंग मत करो, तो मेरे जो गोले में हमने बंद किया उसमें आप लिखेंगे मुझको तंग मत करो या मुझे तंग मत करो, तो को भी हट जाएगा, तो आप इसको करेंगे मुझको तंग मत करो, मेरे के स्थान पर मुझे लिखा है, एक ही मात्रा हटा देंगे तो हो जाएगा मुझको तंग मत करो। हम आपसे आया हूँ, हम बस से आया है, हम बस से आया हूँ, हम की जगह करेंगे मैं बस से आया हूँ। और तीसरा है पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, आप लिखेंगे लिखी जाती है। हम आपको बता दिए थे, हमने आपको बता दिया था। और माँ ने खाना डाल दिया है, तो आप कहेंगे माँ ने खाना बना दिया है। लड़का लोग को समझाइए तो लड़का लोग के स्थान पर आप लिखेंगे लड़कों को समझाइए, तो लड़का लोग बहुवचन, तो लड़कों आप लिखेंगे तब भी बहुवचन रहेगा, लड़कों को समझाइए। तो क्या आप फॉर्म भरे हैं? क्या आपने फॉर्म भरे हैं? हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इस प्रकार से आपका ये पाठ बच्चों समाप्त होता है ना। आप इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए, हमें विश्वास है पाठ आपको समझ में आ गया होगा। और जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको ये पाठ अभ्यस्त हो जाएगा। धन्यवाद।